बच्चों से आप बात करके देखो क्या जवाब देते हैं साहब। अद्भुत बच्चे हैं आजकल के। वो मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, जब ये गरम तवे पर ये कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो समझ में आ जाएगा। वो बोला अंकल बैठ के देखो समझ में। आप देखो कि बच्चों का दिमाग कितना तेज है, कहाँ तक की सोच रखते हैं। अद्भुत बातें करते हैं ये बच्चे। मैं तो थोड़ा जल्दी आ गया था, यहाँ भोपाल होटल में रुका था, बाहर निकला गार्डन में, मैंने देखा एक बच्चा आराम से बैठा हुआ बेंच पे बैठ के चॉकलेट खा रहा। वो आराम से 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया एक झटके में। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता है। बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। तो मैंने पूछा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। क्या बातें आजकल के बच्चों की साथ। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चे, मैंने आपसे कहा नई सदी के बच्चे, यानी कि वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 20-22 साल के, ये सब बहुत अद्भुत है साहब। हाँ, मैं बाहर निकला, एक लड़का 18-19 साल का बाहर खड़ा था, मुझे देख के बोलता भाई साहब ये जो पेड़ पे ये पक्षी बैठा ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। मुझसे पूछता ये माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है? अब आप सोचो ये कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। हाँ नहीं, अच्छा लगे तो आप तालियां भी बजा सकते हैं बीच बीच में। जब कोई अच्छी बात लगती है तो मुस्कुराने के साथ ताली भी बजा सकते हैं। ये अद्भुत बातें करते हैं साहब। अच्छा कभी कभी ये कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो उनकी उम्र को मैच नहीं करता, ऐसा लगता है यार ये तुम कैसे पूछ सकते हो, लेकिन ये पूछते हैं। वो एक लड़के ने बोले पापा एक चीज बताओ, ये राजनीति क्या होगी? बोले बेटा यार तू इतना छोटा है और तेरे दिमाग में कैसे आ गया? अब बोले पापा आ गया, कल को बड़ा होऊंगा, देश का नागरिक बनूंगा, वोट डालूंगा, मेरे कारण सरकार बनेगी, आखिर मुझे पता चले कि राजनीति होती क्या है। अब आप पिता पुत्र के संवाद के माध्यम से एक राजनीतिक व्यंग आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए, आनंद लीजिए और चिंतन कीजिए कि देश की हालत क्या हो रही है। अब दोनों की बात चल रही है, बाप बेटे की। बाप बोला देखो बेटा ऐसा है कि तुम बच्चे हो तो तुम्हारे हिसाब से समझाता हूँ, ये बताओ बेटा कि घर में पैसे कौन कमाता है? बोले पापा आप। बोले बेटा मैं हो गया अर्थव्यवस्था। अब बेटा ये बताओ कि पैसे खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। बोले मम्मी हो गई सरकार। अच्छा पापा और? बोले अब तनख्वाह किसको देते हैं बेटा? पेमेंट। बोले अपनी नौकरानी को। बोले वो हो गई कर्मचारी, सर्वेंट। अच्छा पापा ये छोटा भाई? बोले घर में सबसे छोटा है तो ये देश का भविष्य। अच्छा पापा और मैं? बोले तू क्वेश्चन कर रहा है, तू जनता। भाई जो प्रश्न पूछे वो पब्लिक। तो बोले पापा और बताओ? अरे बोले क्या आप एक दिन में पूरी राजनीति समझ लेगा? चल भाग यहाँ से। अब रात के समय पूरा परिवार सोया पड़ा है, इस बच्चे को प्यास लग गई तो ये अपने कमरे से निकल के एक एक कमरा पार करके किचन की तरफ जा रहा है। रास्ते में इसने देखा पापा के कमरे से पापा की और नौकरानी की फुसर फुसर की आवाज आ रही है। ये आगे बढ़ा, देखो मम्मी एक कमरे में गहरी नींद में सोई पड़ी। ये थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा छोटा भाई भी अंधेरे कमरे में सोया पड़ा। ये आगे गया, किचन में गया, एक गिलास पानी पिया, इधर उधर भटका, आके चुपचाप सो गया। सुबह उठ के बोला पापा मुझे पूरी राजनीति समझ में आ गई। बोले यार बेटा कल तो आधी बताई थी, ये रात भर में तुझे पूरी कैसे समझ में आ गई? बोले पापा रात को पता चला कि राजनीति क्या होती है। बोले बेटा क्या समझ में आया तुझे? बोले पापा मैंने देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है। अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, सरकार सोई पड़ी। देश का भविष्य अंधकार में पड़ा है और जनता बेचारी मारी मारी कर रही है। मैं जानता हूं ये व्यंग की धरती है जहां पर शरद जोशी जी, हरिशंकर परसाई जी, बड़े बड़े व्यंगकार यहाँ पर पैदा हुए और जिन्होंने व्यंग को लिखा और पूरी दुनिया में व्यंग को फैलाया लोगों के बीच में। ऐसे मध्य प्रदेश के श्रोता बड़े सुधी श्रोता हैं, अच्छी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं। तो आपकी इस आशीर्वाद को जो आप तालियां बजाकर मुझ तक पहुंचा रहे हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपको। आज के जो बच्चे हैं साहब बहुत अद्भुत बच्चे हैं।
आप एक चीज देखना, जब हम छोटे थे ना तो हमारी तो स्कूल में पिटाई इतनी होती थी, पता ही नहीं चलता किस बात के लिए पिटाई हो रही। घर में भी किसी भी बात के लिए पिटाई हो जाती है, हाँ, किस बात के लिए मार रहे हैं पता ही नहीं होता। आजकल जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, मेले में घुमाने ला रहे हैं। जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता था। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं भटकता था, दूर से ही निकलता था। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो अद्भुत बच्चे हैं साहब। आप देखो उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही जो हमें कभी नहीं मिली। सुबह सुबह माँ बाप दोनों लगे रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं, फिर स्कूल की बस में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहा है। एक हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते थे आज संडे है। अभी देखो बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही, ऐसी सुविधाएं हमें कभी नहीं मिली। क्या कमाल का बच्चों के पास सुविधाएं। अच्छा, बच्चे तो अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो नए जमाने की मम्मियां हैं, हाय हाय, क्या मम्मियां हैं आजकल। हाँ, बच्चा अचानक बोल देता, मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना मुझे। कोई बात नहीं बेटा, पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर खा ले, चाउमीन बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ, बेटा तेरे लिए कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ। इतने ऑप्शन देती हैं आजकल की मम्मी। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अभी देखो बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। साल में एक दिन आते हैं अपने पापा के पास, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ, हमारे टाइम पे फादर्स डे की जरूरत ही नहीं थी हमारे पिताजी को। उनका तो जिस दिन मूड बन जाता था वो हाथ में एक जूता उठाते थे, वो बता देते थे मैं तेरा बाप। नहीं, जितने लोग ताली बजा रहे हैं मुझे पता है कि पक्का जूते का प्रयोग हुआ है। अभी देखो आप क्या क्या सुविधाएं मिल रही बच्चों को, हाँ, अद्भुत बच्चे हैं साहब ये। अच्छा बेटा, ये जो बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में, स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले किस बात के लिए मार रहे पता नहीं होता था। किस बात के लिए मार रहे इसका कुछ पता ही नहीं होता। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, जहाँ बड़े लोग बैठे वहां से बार बार निकल रहे तो पिटाई, पिटने के बाद रो रहे हैं तो पिटाई, पिटने के बाद नहीं रो रहे हैं तो पिटाई। और कभी कभी तो इसलिए भी मारते थे इसको 4-5 दिन से नहीं मारा। अद्भुत मामला। अच्छा, जो आज के बच्चे हैं इनकी पिटाई कोई कर भी नहीं सकता। जो आज की पीढ़ी के बच्चे हैं मैंने ध्यान से देखा है, आज के बच्चों को कोई नहीं मार सकता। आप देखना 2 साल के होते हैं मासूम, बामुश्किल 28 साल के, उन्हें अपना नाम बोलना नहीं आता, उनका स्कूल में नाम लिखा देते हैं। फिर उनकी पीठ पे एक बैग, उसमें कापी, किताबें, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, जितना वजन बच्चे का नहीं उतना बैग का वजन, वो उसको पीठ पे लाद के ऐसे चलता है जैसे अनाज मंडी का मजदूर बोरा लेके जा रहा हो। फिर ये बच्चा 90+ मार्क्स लाता और टेंशन में रहता है, मेरा 95 आया है, मेरे फ्रेंड का 97 आया है। ये 90+ मार्क्स लाके टेंशन में रहने वाली पीढ़ी को कोई मार सकता है? मेरे भतीजे के 98% आए, वो परेशान। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? बोलता चाचा 98% आए। मैंने कहा बेटा जितने नंबर लाके तू टेंशन ले रहा ना, इतने नंबर में तेरा बाप और मैं दोनों मिलके पास होते। हमारे तो आते ही थे 48-49%। हम उसमें खुश रहते थे, हम भी खुश, घर वाले भी खुश, मोहल्ले वाले भी खुश, सब खुश। आज के बच्चे 90+ मार्क्स लाके टेंशन लेते हैं। कई बार मैं न्यूज में देखता हूँ कम परसेंट आए, बच्चे घर से भाग गए, बिल्डिंग से कूद गए। मैं
मैं बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपना 100% दो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि कागज की डिग्रियों पे लिखे हुए परसेंटेज किसी का भाग्य तय नहीं करते। आप अपने भाग्य के बनाने वाले आप खुद हैं। आप जिंदगी में जो चाहेंगे बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। और वैसे भी मैंने देखा है, जब जब किसी के हाथ में पढ़ाई की लकीर छोटी होती है, ईश्वर उसे एक ऐसा टैलेंट देकर भेजता है, बस पहचानने की देर है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक सचिन तेंदुलकर साहब हैं, जिनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है। उन्होंने साधारण सा 10वीं 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। और उनके नाम का एक लेसन स्कूल के कोर्स में है, जिसे बच्चे पढ़ते हैं। इसके बढ़ के कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। तो बस बच्चों, परीक्षा दो, मन लगाकर पढ़ो, लेकिन जब रिजल्ट आए तो उस मार्कशीट में कम परसेंट देखकर कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि वो मार्कशीट महज एक कागज का टुकड़ा है और आप किसी के दिल के टुकड़े हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं चाहता हूं कि घर परिवार बच्चों की बातें बहुत देर से कर रहा हूं मैं कुछ और दूसरी दुनिया में आपको लेकर चलता हूं। मैं चूंकि मुंबई में रहता हूं, रहने वाला मध्य प्रदेश का हूं, और अभी मैं टेलीविज़न में भी काम कर रहा हूं, फिल्मों में भी काम कर रहा हूं। मेरी पिछली जो फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम है लव की अरेंज मैरिज, जो G5 पर है, आप देख सकते हैं, और दूसरे भी चैनलों पे, सोनी मैक्स पे भी वो आते रहती है। तो मैं आपको फिल्मी दुनिया का एक कार्यक्रम सुनाता हूँ। बहुत सारे फिल्मी कलाकार, एक पार्टी चल रही है, इस पार्टी में बहुत सारे फिल्मी कलाकार मौजूद हैं। एक कलाकार कुछ कहते हुए आगे बढ़ते हैं, उनकी बात का अलग अलग कलाकार किस तरह से जवाब देते हैं। आपको लगता है कि मैं जिस कलाकार का भी नाम लेता हूं, वो आवाज़ आपको ठीक वैसी सुनाई देती है जैसी आप फिल्मों में सुनते और देखते हैं। तो सुनने के बाद तालियां बजाइएगा। एक एक करके कलाकारों को लेकर आऊँगा। देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ यंगस्टर बैठे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ सीनियर लोग भी बैठे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि तीनों पीढ़ियों के कलाकारों को एक एक करके लेकर आऊं, ताकि ऐसा ना लगे कि हमारे जमाने के कलाकार को नहीं सुनाया है। तो सुनिएगा, जब लगे कि आवाज़ बिल्कुल वैसी है जैसी फिल्मों में आप सुनते हैं, तो सुनने के बाद तालियां बजाइएगा। पार्टी चल रही है बहुत अच्छे से, अचानक एक कलाकार कुछ कहते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका जवाब किस तरह से दूसरे कलाकार देंगे। पहले एक कलाकार है शक्ति कपूर। आवाज़ सुनने के बाद तालियां बजाइएगा। लगे कि आवाज़ बिल्कुल वैसी है तो तालियां बजाइएगा। शक्ति कपूर पहले क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आओ आलर आला, इंस्पेक्टर भिंडे आला, लेके हाथ में कानून का ताला, मैं सबका रखवाला, लेकिन मैंने की अठन्नी कहीं पे खो गई है, लगता है तैने चुराई है। ए नाना बताना, तैने चुराई है क्या? आवाज अच्छी लगे तो ताली बजा सकते हैं। फिल्मी दुनिया के एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज मुझे बेहद पसंद है, नाना पाटेकर साहब ने जब शक्तिदा ने ये बात कही, नाना पाटेकर अपने अंदाज में किस तरह से जवाब दे रहे हैं। नाना पाटेकर। ए शक्ति तू इधर है, देख मैं तेरे को बोलता हूँ इधर है। तू मेरे को एक बार बोलता नाना भाई मेरे को अठन्नी चाहिए, मैं तेरे घर पे पेटी भर के भेजता। ये फिल्मी दुनिया वालों को तमीज नहीं है, फिल्मों में ऐसे कलाकारों को रख लेते हैं जो अठन्नी मांगते फिरते हैं। अगर मैं इस फिल्मी दुनिया का डायरेक्टर होता तो ऐसे कलाकारों को कभी नहीं बुलाता, और ऐसी पार्टी में भी कभी नहीं बुलाता। ए शक्ति निकल, कलम वाली बाई देखेगी, अखबार में लिख देगी अठन्नी मांगता है, चल जा। शक्तिदा आगे बढ़े। एक और कलाकार वहां पर मौजूद थे जिनकी आवाज, वो ऐसे कलाकार जिनकी आवाज सुना सुना कर दशकों तक लोगों ने मंच पर मनोरंजन किया। अपने अंदाज में रहने वाले, जिनका नाम ही राजकुमार है, उनकी आवाज के बगैर मंच का प्रोग्राम हमेशा अधूरा रहता है। राजकुमार साहब, पुराने लोग उनको बहुत अच्छे जानते हैं, हमने तो अपने बचपन में उनको सुना था। किस तरह से जवाब दे रहे हैं राजकुमार। शक्ति सेठ, जमाना जानता है कि हमारा नाम राजेश्वर है और हमने आज तक किसी की अठन्नी नहीं चुराई। हमें जिस दिन चुराना होगा हम तुम्हारी तिजोरी साफ कर देंगे, समझे? इस तरह के काम वो शत्रुघ्न सिन्हा करता है, उससे जाकर पूछो, समझे? ताली बजा सकते हैं आप। शत्रुघ्न सिन्हा से जब शक्तिदा ने कहा कि आपने मेरी अठन्नी चुराई है, और ये बात मुझे राजकुमार जी ने बताई है, शत्रुघ्न सिन्हा अपने अंदाज में किस तरह से जवाब दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, मैं जानता था कि वो राज का बच्चा सिर्फ मेरा नाम देगा, किसी और का नहीं।
लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा नाम छैनू दादा है और मैंने आज तक किसी की अठन्नी नहीं चुराई। जाकर देख, टाइम नहीं है। गुड बाय। बहुत धन्यवाद। आगे एक ऐसे कलाकार खड़े हुए थे जिनकी आवाज़ मुझे बेहद पसंद है। फिल्मों के सुपर विलेन प्राण साहब वहाँ पर मौजूद थे। जब शक्तिदान ने उनसे बात कही, प्राण साहब अपने अंदाज में किस तरह से जवाब दे रहे हैं, आपको लगता है कि आवाज़ बिल्कुल वैसी है जैसे आप फिल्मों में सुनते देखते हैं, तो सुनकर तालियां बजाइएगा। प्राण साहब। एक बार चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हारा दिल नहीं भरा शक्ति। एक बार चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हारा दिल नहीं भरा शक्ति, जो आज मुझ पर इस भरी पार्टी में अठन्नी चुराने का इल्जाम लगा रहे। याद रखना, मेरी जेब में तुम्हारी अठन्नी नहीं निकली तो फिर ना कहना कि माइकल दारू पीकर दंगा करता है। बहुत धन्यवाद। आगे पार्टी में एक कलाकार खड़े हुए थे। जब मैंने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की थी तो टेलीविज़न पर महाभारत सीरियल आता था। मैं खुद उस समय 5वीं 6वीं पढ़ता था और महाभारत हम देखते थे। हम सबने महाभारत देखा है टेलीविज़न, सबने देखा है महाभारत टेलीविज़न पर। तो हम अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह मुकेश खन्ना वहाँ पर मौजूद हैं। जब शक्तिदान ने उनसे बात कही कि आपने मेरी अठन्नी चुराई है, मुकेश खन्ना अपने अंदाज में किस तरह से महाभारत वाले अंदाज में बात कर रहे हैं, सुनिएगा। लगे कि आवाज़ बिल्कुल वैसी है तो सुनकर तालियां बजाइएगा। मुकेश खन्ना, भीष्म पितामह। दुख इस बात का नहीं है शक्ति की तेरी अठन्नी खो गई। अरे दुख तो इस बात का है कि तू मेरा नाम ले रहा है। अरे भला इस उम्र में अठन्नी चुरा कर क्या करूंगा वत्स। देख वहां पर कोने में मेरा वत्स दुर्योधन खड़ा है, शायद उसने चुराई होगी। जाओ वत्स, सुखी रहो, ऐसे ही अठन्नी मांगो सबसे। महाभारत के दुर्योधन पुनीत इस्सर, जब उनसे शक्तिदान ने ये बात कही, वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। लगे कि आवाज़ बिल्कुल वैसी है तो सुनकर तालियां बजाइएगा। महाभारत के दुर्योधन पुनीत इस्सर साहब। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मेरा नाम दुर्योधन है और अगर मुझे तुम्हारी अठन्नी चुरानी होती तो चुराता नहीं बल्कि युद्ध करके छीन लेता। तुम एक बार महाभारत जिता दो, फिर जहां कहोगे तुम्हारी अठन्नी ढूंढ लेंगे, समझे? शक्तिदा आगे बढ़े। एक ऐसे कलाकार वहाँ पर मौजूद थे जिनकी आवाज़ सुनकर पहले छोटे बच्चे डर जाते थे, लेकिन जब टेलीविज़न पर रोज़ रोज़ बहुत सारी फिल्में आने लगी तो बच्चे डरते नहीं बल्कि खुश होते हैं। फिल्मों के अमरीश पुरी, मुगैम्बो बच्चों के वहाँ मौजूद है। किस तरह से बात कर रहे हैं अमरीश पुरी, अपने अंदाज में क्या जवाब दे रहे हैं शक्ति कपूर को। अमरीश पुरी। बचड़ा, अरे बचड़ा, इतने लठ मारूंगा, पट कर दूंगा, क्योंकि सारी दुनिया रॉन्ग हो सकती है मगर डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। अरे भाई शक्ति, मैं तो समझता था कि दुनिया में सबसे बड़ा कमीना मैं ही हूँ, पर तूने इस भरी पार्टी में अठन्नी मांगकर साबित कर दिया कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं है। शक्तिदा आगे बढ़े। एक और कलाकार वहाँ पर मौजूद थे जिनकी वॉइस मुझे बहुत पसंद है। फिल्मों के एक ऐसे कलाकार जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ढेर सारा काम किया उन्होंने, अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका अभिनय, उनकी आवाज़, उनकी फिल्में, उनके डायलॉग हमेशा हमारे बीच में उनको जिंदा रखेंगे। ओमपुरी साहब वहाँ पर मौजूद थे पार्टी के अंत में। ओमपुरी साहब से जब शक्तिदा ने ये बात कही, ओमपुरी किस तरह से जवाब दे रहे हैं। ओमपुरी साहब की जो आखिरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है डेप्थ ऑफ डार्कनेस। ये हॉलीवुड की फिल्म है और इस फिल्म में ओमपुरी साहब की डबिंग मैंने की है। जब आप फिल्म पर्दे पर देखेंगे तो उसमें जो आवाज़ सुनाई देगी वो मेरी आवाज़ होगी। तो सुनिएगा ओमपुरी साहब किस तरह से जवाब दे रहे हैं। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको काफी अच्छे से जानता हूँ। खान कहते हैं मुझे, इंस्पेक्टर खान। आदमी को जिंदगी में एक बार कोई अच्छा काम जरूर करना चाहिए और मैं तो कहता हूँ शक्ति, तुमको ज्यादा जरूरत है तो रोड पर जाकर ऐसा हाथ करके खड़े हो जाओ, कोई ना कोई दे ही देगा। अब चलो जाओ यहाँ से। जय राधा माधव। थोड़ी देर बाद शक्तिदा वापस आए और बोले, मैंने को माफ करना, दरअसल अहवाले जेब में रख के अहवाले में ढूंढा था, मिल गई, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्मी आइटम को आपने सुना और बहुत सारी तालियां बजाकर अपना आशीर्वाद यहाँ तक पहुँचाया। एक बार सब लोग मिलकर ताली बजाएंगे तो मुझे कुछ और अच्छा लगे, कुछ और अच्छा सुना।